हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल है। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर तक पढ़ लिया था। बच्चों अब आज इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं स्ट्रक्चर डीएनए का। तो बच्चों डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगा, दैट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये डायग्राम के अंदर देख रहे हो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मैंने बनाए, इनका डायरेक्शन अपवर्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में आपको यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब होता क्या है, देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड की एक चेन जो बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। यहाँ पर जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है राइबोज शुगर का, उससे क्या जुड़ा हुआ है, एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इस फॉस्फेट के पास एक OH ग्रुप यहाँ पर होता है फ्री। तो ये OH ग्रुप जो है यहाँ पर थर्ड नंबर के कार्बन पे जो OH ग्रुप है उससे रिएक्ट करेगा और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन बन जाएगा। क्या हो गया, ये दोनों जुड़ गए। ऐसे ही नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, उसके फिफ्थ नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट है, उसके नेक्स्ट वाले का यहाँ पे OH ग्रुप फ्री है थर्ड कार्बन पे, इससे बाइंड कर लेगा। ऐसे ही बच्चों इसका 5 पे जो कार्बन का OH था वो फॉस्फेट से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना चुका है और नेक्स्ट यहाँ पे 3 का OH फ्री है, उस OH से ये फॉस्फेट का OH रिएक्ट करेगा और ऐसे बॉन्ड बना लेगा। क्या देख रहे हो कि ये एक पूरा चेन बन गया। किसका चेन बन गया, डीएनए की एक स्ट्रैंड बन गई। इस स्ट्रैंड के अंदर यदि हम देखें बच्चों तो यहाँ पर OH ग्रुप होगा, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होगा। जहाँ पर OH ग्रुप है थर्ड नंबर का कार्बन है, इसीलिए इसकी पोलैरिटी को हम यहाँ पे बोलेंगे 3 प्राइम, यहाँ बोल देंगे 5 प्राइम। जब दूसरे चेन को हम देख रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर थर्ड नंबर का OH फ्री होगा, इसको एंड को क्या बोल देंगे 3 प्राइम। 5 पे फॉस्फेट है, अगेन ये 3 का OH जो है वो फ्री होगा, उससे क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट, बिल्कुल ऐसे ही ये वाला, और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या फ्री है, फॉस्फेट 5 प्राइम एंड पे। तो दोनों स्ट्रैंड जो है वो क्या हो गई बच्चों, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, यानी एंटी पैरेलल हो गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि इनके बीच में यहाँ पर क्या है, ये तो शुगर हो गया, ये फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोजनस बेस है। सपोज ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो है C, साइटोसिन, तो ये क्या होगा, ये होगा G, और C और G के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। आपने इनकी स्ट्रक्चर देखे, आप चाहो तो बॉन्ड बना करके देख सकते हैं, आपको दिख जाएंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे C और G के बीच में। ऐसे मान लो सपोज ये A है, ये T है, एडेनिन और थायमिन, इनके बीच में यदि हम बॉन्ड की बात करें तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरीके से एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो है वो आपस में जुड़ जाता है और ये कैसा हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज यहाँ पर ये है A और ये है T, क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सपोज ये है साइटोसिन, ये है गुआनिन, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, डीएनए की स्ट्रैंड बन जाती है। अब स्ट्रैंड के अंदर बच्चों ये जो फॉस्फेट और शुगर है, ये फॉस्फेट और शुगर क्या करता है, ये बनाता है बैकबोन। जो डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन रही है डीएनए की, दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं किससे, ये वाला बॉन्ड जो है ये क्या है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। जहां भी एडेनिन और थायमिन है वहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जहां पर भी गुआनिन और साइटोसिन है वहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरीके से ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े हुए हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं इन बॉन्ड्स के थ्रू। ये वाले बॉन्ड कौन से हैं, ये है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। और ये वाला बॉन्ड जो है बच्चों ये कौन सा है, इस बॉन्ड को हम क्या बोल सकते हैं, ये है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में दोनों स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल हैं। इसके अंदर बैकबोन कौन बना रहा है बच्चों, ये वाला पोर्शन जो है वो इसका बैकबोन है। कौन सा, ये शुगर और फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट का क्या है यहाँ पर, बैकबोन, बैकबोन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट।
शुगर और फॉस्फेट जो है उसका बैकबोन बन जाता है। और स्टेप्स हैं किसके, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के, और वो आपस में किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी यदि हम देख रहे तो क्या है, पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, क्या बोलेंगे हम, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम थोड़ी डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों। यहाँ पर यदि हम फॉस्फेट टू फॉस्फेट डिस्टेंस देखें बच्चों तो कितना होगा, फॉस्फेट टू फॉस्फेट डिस्टेंस जो है वो होगा 20 एंगस्ट्रॉम, यानी डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड है, पैरेलल स्ट्रैंड है, उनकी डिस्टेंस की यदि हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फॉस्फेट टू फॉस्फेट कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम। यदि हम शुगर टू शुगर चेक करते हैं बच्चों तो ये होता है अराउंड 11 एंगस्ट्रॉम। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बच्चों, इनकी डिस्टेंस की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो एक दूसरे से 2.8 to 3 एंगस्ट्रॉम, एवरेज लिख दे रहा हूँ, 2.8 to 3 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस पे ये बेस पेयर जो है प्रेजेंट होते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ होती है। तो इस तरीके से डायमेंशन है। यहाँ पर दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। दो बेस पेयर, ये स्टेप्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है किसका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। ये क्लियर हो गई बात बच्चों। अब यही स्ट्रक्चर को, जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसको डिस्कवर किया था किसने, डिटेल स्टडी करके डिस्कवर किया और मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। डबल हेलिकल मॉडल जिसको हम बोल देते हैं डीएनए का हेलिकल मॉडल, किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था बच्चों। वॉटसन और क्रिक ने 1953 में ये मॉडल जो है वो दिया था। उन्होंने वर्क किया था किसके ऊपर, उन्होंने स्टडी किया चारकाफ रूल। चारकाफ ने जो एक रूल दिया था 1940 के आसपास में, और उसके ऊपर स्टडी किया। और साथ ही मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन जो हैं उनके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला था, उन सब बातों को स्टडी करके वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। उसके अकॉर्डिंग क्या बच्चों, उसके अकॉर्डिंग डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए बच्चों हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो कि हमने यहाँ पे यूज भी किया है इसको बनाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं सबसे पहले कि जो डबल हेलिकल मॉडल दे पाए थे वॉटसन एंड क्रिक, उसमें उनको हेल्प मिली थी किससे, सबसे पहले चारगाफ के रूल से। क्या है चारगाफ रूल, देखते हैं बच्चों। चारगाफ रूल, चारगाफ ने क्या बोला था बच्चों, चारगाफ ने बोला था कि डीएनए का स्ट्रैंड जो होगा उसके अंदर क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड के बीच में इंपॉर्टेंट रूल है कि जितना एडेनिन हमेशा किससे बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन से। एडेनिन का नंबर होगा इक्वल टू थाइमिन। ऐसे ही गुआनिन जो है वो बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन से, तो गुआनिन का नंबर जो है वो इक्वल होगा साइटोसिन के। यदि हम देख रहे हैं क्या कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के इक्वल है, गुआनिन जो है वो साइटोसिन के इक्वल है, तो यदि हम दोनों का ऐड करें तो A+G इज इक्वल टू T+C। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ एडेनिन गुआनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थाइमिन एंड साइटोसिन। तो एडेनिन गुआनिन क्या है, ये दोनों तो हैं प्यूरिन, और थाइमिन साइटोसिन क्या है, पायरिमिडीन्स। तो चारगाफ का रूल क्या है बच्चों कि एडेनिन थाइमिन से पैर कर रहा है, गुआनिन साइटोसिन से पैर कर रहा है, तो प्यूरिन जो है उनका नंबर या परसेंटेज जो है डीएनए में वो पायरिमिडीन के बराबर होगा। किसके अंदर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। सिंगल के लिए नहीं है रूल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर प्यूरिन और पायरिमिडीन इक्वल होंगे। क्लियर है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि A+G अपॉन T+C, यानी प्यूरिन और पायरिमिडीन का रेशियो जो है वो क्या होगा, वो 1 होगा। एक और भी इन्होंने रूल दिया कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, यदि हम कोई पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए बात करते हैं बच्चों, तो AT पेयर और GC पेयर का रेशियो जो है वो फिक्स होता है फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज। एडेनिन थाइमिन इनका टोटल नंबर अपॉन गुआनिन प्लस साइटोसिन इनका टोटल नंबर क्या होगा, 1 होगा। क्या 1 नहीं होगा बच्चों, 1 तो A+G अपॉन T+C होगा, ये 1 नहीं होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, यदि हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को कंपेयर करते हैं तो प्रोकैरियोट के अंदर
जनरली जीसी का अमाउंट ज़्यादा होता है, जीसी का अमाउंट ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। प्रोकैरियोट के अंदर a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का रेशियो 1 होगा। यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात कर लेते हैं ई कोलाई के लिए, तो a प्लस टी जो है वो अराउंड 52% और जी प्लस सी जो है वो अराउंड 48% होता है, ये रेशियो में होता है। ऐसे ही हम यूकैरियोट के अंदर बात करते हैं या फिर यूकैरियोट्स के अंदर, तो नॉर्मली हम यूकैरियोट्स के अंदर क्या देखते हैं बच्चों, a प्लस टी का अमाउंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जी प्लस सी से। तो क्या होगा, a प्लस टी अपन जी प्लस सी रेशियो क्या हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, ह्यूमन के अंदर अराउंड जो है वो 58 जो है वो a प्लस टी होगा और 42 जो है वो जी प्लस सी का परसेंटेज होगा, लगभग इस टाइप का रेशियो होता है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर ये रेशियो जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, चारगाफ रूल बोलते हैं। इस रूल को ध्यान में रखते हुए और डीएनए का जो स्ट्रक्चर अभी हमने देखा बच्चों, उनको ध्यान में रखते हुए आप कई क्वेश्चन भी कर सकते हो। पूछते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, एडेनिन का इतना % है तो थायमिन कितना होगा, गुआनिन कितना होगा, साइटोसिन कितना होगा, इस कंसेप्ट के बेसिस पे वो हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ चारगाफ रूल। ठीक है, चारगाफ रूल के बाद में नेक्स्ट देखो बच्चों कि जो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए was proposed by वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन जो है बच्चों वो कहाँ के थे, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, वॉटसन, और क्रिक जो है वो ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने मिलकर के क्या किया, डबल हेलिकल मॉडल दिया था बाय द हेल्प ऑफ इन 1953 बाय द हेल्प ऑफ, किसका इस मॉडल में हेल्प हुआ, एक तो चारगाफ रूल एंड एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी रिजल्ट ऑब्जर्व्ड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन जो है बच्चों वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर वर्क कर रहे थे और उन्होंने क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक जो है उसके थ्रू डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था और उनको ये पता लग गया था कि डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ हेलिकल फॉर्म में अरेंज हैं। तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास थी और उस इन्फॉर्मेशन को और चारगाफ का जो रूल है उसको यूज़ करते हुए वॉटसन क्रिक ने क्या किया, डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का प्रपोज कर दिया और इसके लिए उन्हें मिला था नोबेल प्राइज फॉर डीएनए हेलिकल मॉडल वाज गिवन, किसको मिला था, गिवन टू वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस। तो बच्चों कौन से ईयर में, इन 1962। तो बच्चों यहाँ पर कई बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि फिर फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला। तो बच्चों पोस्टह्यूमसली जो है वो नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है। फ्रैंकलिन जो है उनकी अर्ली एज में ही डेथ हो गई थी कुछ ओवेरियन कैंसर वगैरह की वजह से। तो नोबेल प्राइज़ जो है वो वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को मिला था डीएनए डबल हेलिकल मॉडल के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डीएनए डबल हेलिकल मॉडल जो है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है ताकि मैं आपको जल्दी से यहाँ पर समझा पाऊँ कि क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या देख रहे हो, डबल हेलिकल मॉडल के अंदर आप देख रहे हो कि डीएनए की 2 हेलिक्स हैं और ये 2 हेलिक्स
किस तरीके से प्रेजेंट होती है बच्चों, ध्यान रखना कि ये दो हेलिक्स एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं कर रही, बल्कि क्या कैसे प्रेजेंट है, एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन वो पैरेलल कुछ इस तरीके से घूम रही है जैसे कि कई बार हम देखते हैं सीढ़ी को, आपने देखा होगा कई बार शॉप्स के अंदर जहाँ पर जगह कम होती है, ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी लगी होती है, वो सीढ़ी क्या होती है, एक बीच में रॉड है, उसके चारों तरफ ऐसे कॉइल होकर के घूम करके ऊपर वाले फ्लोर तक जाती है। तो उस टाइप से ही यहाँ पर डीएनए हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और दो स्ट्रैंड है इसीलिए क्या बोला, डबल हेलिकल मॉडल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये है हेलिक्स एक्सिस। हेलिक्स एक्सिस है जिसके अराउंड ये क्या कर रहा है, ये कॉइल कर रहा है बच्चों। इसके अंदर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं उसी स्टेयर से जहां पर क्या, जहां पर उसकी दोनों जो रेलिंग्स हैं, रेलिंग्स जो है वो बैकबोन है, यानी यहां पर ये जो है वो क्या है, ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। और यहां पर ये दोनों स्ट्रैंड आपस में अटैच्ड हैं, किससे, दोनों स्ट्रैंड आपस में अटैच्ड है नाइट्रोजनस बेस पेयर से। जैसा भी हमने देखा था, थायमिन और एडेनिन जो है उसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो इस तरीके से ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अटैच्ड है। पोलैरिटी की बात करें तो अपोजिट होगी, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, अपोजिट पोलैरिटी यहाँ पर होगी। बैकबोन किसका है, शुगर फॉस्फेट का है, और बीच में क्या है, नाइट्रोजनस बेस पेयर है। ये स्टेप्स बना हुआ है, किसका है, ये है नाइट्रोजनस बेस पेयर। बच्चों ये बेस पेयर जो है वो कौन से बॉन्ड से बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से बेस पेयर बन रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम एक हेलिक्स की बात करते हैं बच्चों, तो एक हेलिक्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने सीढ़ी के ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, तो पहली सीढ़ी ऐसी होगी, हेलिकल है, तो नेक्स्ट सीढ़ी क्या होगी, इसके ठीक ऊपर वाली सीढ़ी क्या होगी, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे होगी, फिर नेक्स्ट, फिर एंगल पे होगी, फिर नेक्स्ट एंगल पे होगी, और आप चढ़ते जाएंगे ऊपर, तो क्या होगा, आपका फेस का डायरेक्शन जो है वो ग्रेजुअली चेंज होता जाएगा। अब जब आप ऊपर चढ़ते हुए बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, यानी सपोज इस डायरेक्शन में फेस करके मैं चढ़ रहा हूँ, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, सपोज 5 में बिल्कुल अपोजिट हो गया फेस, एक स्टेप में ऐसा हुआ, दूसरे स्टेप में ऐसा हुआ, तीसरे स्टेप में ऐसा हुआ, चौथे में ऐसा हुआ, पांचवें में ऐसा हुआ, तो अभी हाफ टर्न हुआ है। फिर छठे में नेक्स्ट स्टेप पे चढ़ेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, फिर 7 पे चढ़ेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, 8 पे चढ़ेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, 9 पे चढ़ेंगे तो इस डायरेक्शन में, और 10 पे वापस, यानी कि एक पूरा सर्कल 360 कंप्लीट हो गया। यानी 10 स्टेप में क्या होगा, एक पूरा सर्कल जो है कंप्लीट हो जाता है। स्पेशली हम BDNA की बात करें, क्योंकि वॉटसन क्रिक ने BDNA जो है उसे ही डिस्कवर किया था, तो वो पूरा का पूरा लेंथ जो है उसे हम बोल देते हैं पिच ऑफ द DNA हेलिक्स। और पिच ऑफ द DNA हेलिक्स क्या होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक होगा जिस डायरेक्शन में से स्टार्ट किया, बिल्कुल घूम के उसी डायरेक्शन में 360 डिग्री का रोटेशन आ जाता है। तो ये DNA हेलिक्स की लेंथ जो होती है बच्चों, वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर जो है वो पिच की एक हेलिक्स जो है उसकी लेंथ होगी। और यहाँ पर यदि हम दो बेस पेयर की बात करें, उनके बीच के डिस्टेंस की बात करें, सपोज इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, या मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ये वाला और ये वाला, इनके बीच में बात करता हूँ, तो बच्चों यहाँ एक कंप्लीट हेलिक्स के अंदर टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि दो बेस पेयर के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। तो सिंगल जो बेस पेयर है उसके बीच में डिस्टेंस जो है वो आता है कितना, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। और बच्चों जो हेलिक्स है उसकी विड्थ की यदि हम बात कर रहे हैं, ये फॉस्फेट टू फॉस्फेट कितना होगा, ये जो डिफरेंस होगा बच्चों वो कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो होगा 20 एंगस्ट्रॉम, जो कि मैंने आपको अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें शो कर दिया था। यदि मैं एवरेज लेकर के चलूँ कुछ इस टाइप से, तो 20 एंगस्ट्रॉम है ये, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ये जो ग्रूव बनते हैं, दो टाइप के ग्रूव, एक होगा माइनर ग्रूव और बड़ा वाला ग्रूव जो बनेगा बच्चों ये वाला, वो होगा मेजर ग्रूव। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो होता है डीएनए डबल हेलिक्स का। क्या क्या बातें पता पड़ी कि यहां पर लेंथ ऑफ ईच हेलिक्स कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम
distance between टू बेस पेयर्स कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम फॉर BDNA हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एंगल और टोटल बेस पेयर्स इन ईच हेलिक्स किसके लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं BDNA के लिए। कितना हो जाएगा 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर में कितना एंगल कंप्लीट किया 360 एंगल कंप्लीट किया। इसका मतलब एंगल बिटवीन टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट बेस पेयर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिवाइड कर देंगे यानी 36 डिग्री हो जाएगा। देन बैकबोन जो है वो कौन बना रहा है बच्चों, बैकबोन इज बीइंग फाउंड बाय शुगर एंड फॉस्फेट स्टेप नाइट्रोजनस बेस पेयर के थ्रू बन रहा है। यहाँ पर स्ट्रैंड्स, बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल यानी एक का डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3, तो अदर क्या होगा, अदर इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इस तरीके से एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, एक का 5 to 3, दूसरे का 3 to 5 प्राइम जो है वो होता है। तो इस तरीके से हेलिक्स की फॉर्म में ये DNA जो है यहाँ पर प्रेजेंट है और इसी मॉडल को हम क्या बोल देते हैं, डबल हेलिकल मॉडल। और यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट बात जो हमने अभी पहले भी की, एडेनिन थायमिन के साथ पेयर करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरीके से पेयरिंग करेगा हमेशा। ठीक है, तो चरगाफ रूल जो है वो हम यहाँ पर इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको DNA का डबल हेलिकल मॉडल जो है वो समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बातें कि कुछ ऑर्गेनिज्म इनके अंदर बेस पेयर्स कितने होते हैं। ठीक है, और वो बेस पेयर जो है आपको ध्यान रखना है कितना नाइट्रोजनस बेस या बेस पेयर होता है और कौन कौन से डिफरेंट टाइप के DNA होते हैं वो हम देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम टाइप्स ऑफ DNA जो है कॉइलिंग के अकॉर्डिंग जो है वो राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड DNA हो सकता है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग है उसकी बेसिस पे। तो बच्चों यहाँ पर जो राइट हैंडेड DNA होता है उसके 4 टाइप हैं, ADNA, BDNA, CDNA एंड DDNA, ये 4 टाइप होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये जो BDNA ये कॉमन है, ऑर्सन क्रिक ने जो मॉडल दिया था वो BDNA के लिए दिया था और आपको यही ध्यान भी रखना है, बाकी रटने की चीज़ नहीं है बच्चों, मॉड्यूल में दिया होता है, कई बार क्वेश्चन में मिल जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी है, रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो BDNA जो है उसके डेटा ध्यान रखना, बाकी के डेटा ध्यान नहीं रखने, बस ये ध्यान रखो कि राइट हैंडेड ABCD 4 टाइप के DNA होते हैं। ऐसे ही लेफ्ट हैंडेड DNA ZDNA होता है। बच्चों ZDNA के बारे में ध्यान रखना कि जिगजैग DNA होता है। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है कि ये यहाँ पर डायमर होते हैं, जो बेस पेयर होते हैं वो डायमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इनका डायरेक्शन भी अपोजिट होता जाता है बच्चों। तो डायमर की फॉर्म में यहाँ पर बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट होंगे जिगजैग DNA के अंदर, ZDNA के अंदर, और टोटल सिंगल हेलिक्स के अंदर 12 बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसके बाद में NCERT की बुक में जब आप पढ़ते हो स्टार्टिंग में तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर बेस पेयर का नंबर दिया है वो याद रखना है। क्या 5174 बैक्टीरियोफेज के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है, 5386 न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लैम्डा बैक्टीरियोफेज डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा, 48,502 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। इकोलाई जो है बच्चों बैक्टीरिया है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होता है। और ह्यूमन के अंदर यदि हैप्लॉइड सेल की बात करते हैं तो 3.3 × 10⁹, बट डिप्लॉइड सेल की बात करेंगे तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में बच्चों ये तो देखा आपने DNA का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। DNA का स्ट्रक्चर आप समझ चुके हो तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको सॉल्व करना है वो क्वेश्चन। तो बच्चों देख पा रहे हो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन अ DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA हैविंग 200 बेस पेयर इन विच 20% एडेनिन इज प्रेजेंट। करना होगा बच्चों, कैसे करोगे? टोटल कितना न्यूक्लियोटाइड है? 200 बेस पेयर्स। न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? 200 बेस पेयर्स। इसका मतलब
400 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मतलब ये कि 200 एक साइड में, 200 दूसरे साइड में, दूसरे स्टैंड पे। ठीक है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या बोला, इनमें से 20% एडेनिन है, यानी क्या होगा, एडेनिन का नंबर कितना हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा 400 का 20%, कितना हो जाएगा बच्चों, 80 एडेनिन है। अब चैरग्राफ रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या पता है कि एडेनिन इज इक्वल टू थायमीन, यानी एडेनिन जो है वो 80 है, तो थायमीन जो है वो भी कितना हो जाएगा, थायमीन भी हो जाएगा 80। रेस्ट बचा वो सारा क्या है, वो है गुआनिन और साइटोसिन। यदि हम गुआनिन और साइटोसिन का अमाउंट निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 400 थे, गुआनिन प्लस साइटोसिन निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 माइनस 80 प्लस 80, 400 माइनस 160 कितना हो जाएगा बच्चों, 160 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। गुआनिन एंड साइटोसिन कितना हो गया, 240। तो इसका मतलब साइटोसिन हो गया 120 एंड गुआनिन हो गया 120। तो कितना एडेनिन है, कितना थायमीन है, कितना गुआनिन और कितना साइटोसिन है, ये सारे डेटा हमने कैलकुलेट कर लिए। अब देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जितना भी बेस पेयर हो, जितना भी बेस होगा, जितना भी न्यूक्लियोटाइड होगा, वो सारा का सारा न्यूक्लियोटाइड शुगर से किससे जुड़ा होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। यानी यहाँ पर एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है उसका नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियोटाइड्स। जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतना ही एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 400। पहले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही आसानी से आ गया। दूसरा पूछा है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थायमीन का पेयर कितना बन रहा है, 80 पेयर कितना है, ये 80 है, ये 80 है, यानी कि 80 पेयर। एडेनिन थायमीन पेयर कितना है, 80 पेयर। एक पेयर जो है इसमें कितना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हो जाएगा, 80 इंटू 2 160। 80 जितने भी हैं उनमें कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, 160। ऐसे ही जीसी देखना पड़ेगा बच्चों, जीसी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कितने पेयर हैं, यहाँ पर देखा हमने 120 पेयर हैं, तभी 200 पेयर हुए थे बच्चों। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय 360। टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 160 प्लस 360 520 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। कैलकुलेट कर लोगे, आसान है। अब निकालना है क्या, अब निकालना है आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बच्चों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, आपने जब मान लो 4 बेस पेयर बनाए थे, अभी थोड़ी देर पहले जो डायग्राम बनाया था, चाहो तो आप रिवाइंड करके पिछले वीडियो में देख लो। और यहाँ पर जब आपने बॉन्ड बनाया था तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ऐसे यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यानी एक स्ट्रैंड पे जितने बेस हैं उसमें सिर्फ उससे एक कम क्या होगा, उससे एक कम होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का नंबर। यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन वन स्ट्रैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -1। तो दोनों पेयर के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैं सीधे एक फॉर्मूला लिख दूँ, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डबल स्ट्रैंडेड के लिए लिख रहा हूँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स -2। यदि एक के लिए बोलता, एक स्ट्रैंड के लिए बोलता तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -1 होता, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 400 -2 कर दो, क्या हो जाएगा, 398 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बच्चों। तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो देखते हैं बच्चों कैसे होता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बच्चों पैकेजिंग ऑफ डीएनए बताने से पहले आप एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन करोगे
कि हमारे बॉडी के अंदर जो एक डिप्लॉयड सेल होता है उसमें डीएनए जो प्रेजेंट है उसकी लेंथ कितनी होगी, वो आप मुझे सॉल्व करके बताओगे। हम देख रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले डीएनए की लेंथ आप कैलकुलेट करके बताओगे। हमारे अंदर कितना बेस पेयर 6.6 इंटू 10⁹। हैप्लॉइड सेल के अंदर कितना होता है 3.3, जो अभी हमने डेटा देखा 3.3 जो है वो बेस पेयर कितना किसके अंदर होता है, हैप्लॉइड सेल के अंदर। डिप्लॉयड सेल के अंदर क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 3.3 का डबल हो जाएगा, इतने बेस पेयर्स होंगे इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होगा, क्योंकि हर दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है, इंटू 10⁻⁻10। तो बच्चों जब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अराउंड 2.2 मीटर। तो हमारे सेल के अंदर, हमारे एक सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो डीएनए बच्चों उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 2.23 मीटर के अराउंड। ठीक है, तो ये आप एनसीईआरटी में देखोगे कैसे सॉल्व किया हमने। ये तो टोटल क्या हो गया बेस पेयर, कितने बेस पेयर हैं, और ये क्या हो गया दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, और इस तरीके से हमने निकाल दिया डीएनए की लेंथ कितनी होगी अराउंड 2.2 मीटर। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है और हमारा न्यूक्लियस जो है उसका साइज तो बहुत छोटा, सेल जो है वो उसकी साइज जो है वो बहुत छोटी है, कुछ माइक्रोमीटर्स में है, न्यूक्लियस भी और भी छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी लंबा डीएनए जो है वो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और बच्चों उसकी पैकेजिंग जो है बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से हो रखी है। डीएनए की पैकेजिंग जो है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। क्यों बच्चों, यदि प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो रिलेट करते हैं इसे। सपोज कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको यही सेम चीज़, जैसे आपने देखा कि डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर काफ़ी लंबा हो गया, और सेल का साइज जो है, न्यूक्लियस का साइज जो है कुछ माइक्रोमीटर में आ रहा है, और इतना बड़ा डीएनए जो है वो उस न्यूक्लियस के अंदर कैसे आ जाएगा। बहुत ही आसान है। कभी आपने पतंग उड़ाया होगा, पतंग उड़ाते तो हमारी पतंग जो है बहुत दूर, मंजा हमारे पास बहुत लंबा है, वो मांझा बहुत दूर तक पतंग को लेके गया हुआ है। सपोज वो मांझा जो है वो 10 किलोमीटर दूर चला गया, इतना दूर पतंग हम उड़ा रहे हैं, और हमारे छत का साइज हम देख रहे हैं तो कुछ मीटर्स में है। तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि आखिर इतना लंबा मांझा जो है वो हमारे छत पे कैसे आ जाएगा। बहुत आसान है, आ जाएगा। क्यों, हम ऐसे उतारेंगे छत के ऊपर आ जाएगा। लेकिन बच्चों उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यदि आपने इतना लंबा मांझा छत के ऊपर उतारा और आपने उसको सही से पैकेज नहीं किया तो क्या होगा, अगली बार वो उलझ जाएगा, उलझने के चांसेस रहेंगे। यानी आपको अरेंज करना चाहिए उसको कुछ इस पर्टिकुलर वे में कि वो उलझे ना, और जब भी ज़रूरत पड़े तो वापस से सही से उसे यूज़ किया जा सके। तो बिल्कुल वैसे डीएनए जो है जब रेप्लिकेट होगा, ओपन होगा, तो उस टाइम पे उलझना नहीं चाहिए। उनकी पैकेजिंग जो है बहुत ही अच्छे वे में होनी चाहिए। तो उसके लिए हेल्प करता है कौन, हिस्टोन प्रोटीन। आप बोलोगे बहुत आसान है, जैसे मांझे को हमने एक गिरी लिया, उसके अंदर लपेट लिया, बिल्कुल वैसे ही डीएनए को भी सेल के अंदर लपेट लिया जाना चाहिए। लेकिन बच्चों उसमें एक और भी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने सपोज सोचा कि यदि बहुत लंबा डीएनए है उसे हम क्या करें, उसे हम किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर लपेट के रख दें, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। पहली बात कि एक पार्टिकल के ऊपर जब आप उसको लपेटोगे, डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, रिपेल करेगा एक के ऊपर दूसरी लेयर को, तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा चीज़ कि यदि किसी तरीके से वो लपेट भी दें हम, तो क्या होगा कि डीएनए का कोई पार्ट जो है वो कभी यूज़ आता है किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो उस पार्ट को, उस पर्टिकुलर पार्ट को ओपन करना पड़ेगा। सपोज वो अंदर की तरफ दबा हुआ है तो वो ओपन कैसे होगा, नहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। क्या अरेंजमेंट है समझो। हमने क्या किया, हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर डीएनए को मांझे के साथ में। ठीक है बच्चों, अब वो मांझा जो छत के ऊपर हम उतारने वाले थे उसे हमें कुछ ऐसे वे में अरेंज करना है कि जब भी ज़रूरत पड़े हम उसे आसानी से खोल करके रेप्लिकेट कर पाएँ, या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ उतना पार्ट बाहर निकले, अपना वर्क करे और वापस से अंदर चले जाए डीएनए की तरह। हमने क्या किया, हम लेके आए बहुत सारे ब्लॉक्स, और अब की बार हम मांझे को क्या करें बच्चों, उन ब्लॉक्स के ऊपर लपेट करके और बहुत ही पर्टिकुलर मैनर में रखते जा रहे हैं।
एक रैक बनाया हुआ है, उस रैक के ऊपर बहुत सारे कॉलम्स हैं और वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसे इस तरीके से ब्लॉक को लपेट के ऊपर मांझा लपेटा, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, छठी लेयर, फिर नेक्स्ट जो भी वहाँ पर स्पेस बना हुआ है उसके लिए थर्ड रो, फिफ्थ रो, ऐसे हमने बहुत सारे रोज बना करके रख दिया। क्या होगा, जब भी ओपन करना होगा सीक्वेंस में आप ओपन भी कर सकते हो। यदि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट की ज़रूरत होगी तो क्या होगा, उस ब्लॉक को बाहर निकाला, रेस्ट पोर्शन जो है वो वैसे ही अरेंज रहेगा, उस पार्ट को बाहर निकाला, ओपन किया, डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किया और वापस से बंद हो गया। आई बात समझ में? यानी बहुत स्पेसिफिक तरीके से पैकेजिंग करनी होती है डीएनए की सेल को, ताकि जब भी किसी पार्ट की ज़रूरत हो तो वो वहाँ से ओपन हो जाए, खुल जाए, ट्रांसक्रिप्शन हो जाए उसका और फिर वापस से वो क्लोज हो जाए। और ऐसे ही डीएनए रेप्लिकेशन भी अलग अलग पार्ट से स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ हमारा डीएनए जो है वो तो कैसा है, पॉलीसिस्टोनिक के बहुत सारी जगहों पे से हमारा डीएनए जो है उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन जो है बच्चों बहुत सारे मल्टीपल रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रेप्लिकेशन फॉर्क बनने भी पॉसिबल हो पाएंगे कब, जब उनका अरेंजमेंट ऐसा होगा कि वो डिफरेंट पार्ट से ओपन हो पाए। तो उस टाइप की पैकेजिंग जो है वो हमारे सेल में देखने को मिलती है। हम उसे समझते हैं, थोड़ा कंपेयर करते हैं बच्चों। डीएनए को जब हम देख रहे हैं बहुत जूम करके, एक्सट्रीमली जूम कर दिया है हमने, तो डीएनए जो है वो कुछ इस टाइप का हमें दिख रहा है। डीएनए को हमने बहुत जूम किया तो डीएनए जो है वो हमें कुछ इस तरीके का दिख रहा है बच्चों। यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब ये जो डीएनए है बच्चों, इसका डायमीटर कितना है? इस डीएनए का डायमीटर जो है बच्चों, ये मैंने बनाया है क्या, डीएनए, तो इस डीएनए का डायमीटर जो है बच्चों वो है कितना, 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर। 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर, यानी बहुत ज़्यादा जूम करके डीएनए को मैं दिखा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, जूम कम किया, जूम आउट किया, तो हम क्या देखेंगे, हमें ये डीएनए जो है वो कैसा दिखने लग जाएगा, वो हमें थ्रेड जैसा दिखने लग जाएगा। जूम आउट किया तो ये हमें कैसा दिखने लग गया, ऐसा थ्रेड जैसा दिखने लग गया। लेकिन ये थ्रेड जो है वो भी कैसा लगता है बच्चों, कि जैसे कि बीड के ऊपर ये थ्रेड जो है वो अरेंज हो, यानी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसे दिखने लगती है, डीएनए खुद तो थ्रेड जैसा लग रहा है लेकिन ये अटैच्ड है किसके ऊपर, कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से ये बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है बच्चों, थ्रेड ऑन बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रिंग ऑन बीड जो है, ये है बच्चों न्यूक्लियोसोम। क्या है, न्यूक्लियोसोम। यदि इसके डायमीटर की बात करूं बच्चों, ये जो न्यूक्लियोसोम का डायमीटर है इसकी बात करें हम, तो ये होगा अराउंड 11 नैनोमीटर। न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखना चाहते हो बच्चों, डिटेल में देख लेते हैं। न्यूक्लियोसोम पर्टिकुलरली यहाँ से ले लेता हूँ, ये स्ट्रक्चर जो है उसे हम यहाँ पर जूम करके देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोसोम बन रहा है एक्चुअल में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है जो पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर प्रोकैरियोट जो होते हैं बच्चों, उनके अंदर हिस्टोन एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। कैसा है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन का एक कोर बन रहा है, हिस्टोन का एक कोर है, हिस्टोन प्रोटीन कोर, जिसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन है, ऑक्टामर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऑक्टामर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके से। क्या है ये है H2A, H2B, H3, H4, बिल्कुल इसके पीछे भी ऐसे ही 4। तो ये टोटल 8 हिस्टोन है। क्या है ये, इसको बोलेंगे हम, ये है हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर है। इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर क्या अरेंज है बच्चों, यहाँ पर डीएनए जो है वो कुछ इस तरीके से रैप हो गया। सपोज ये डीएनए है, तो ये डीएनए कुछ इस तरीके से रैप हो गया। बच्चों जब ये डीएनए इसके ऊपर कॉइल होता है तो 1 and 3/4 कॉइलिंग बनाता है ये डीएनए जो है ये इसके ऊपर 1 and 3/4 कॉइलिंग बनाएगा और इस डीएनए को यहाँ पर सील करता है कौन, H1 हिस्टोन जो है, यानी हिस्टोन ऑक्टामर है, H1 हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए जो इसके ऊपर रैप होता है इसे हम बोल देते हैं कोर डीएनए। और इसके अलावा जो ये वाला डीएनए का पोर्शन है बच्चों, ये होता है लिंकर डीएनए।
हिस्टोन ऑक्टामर और कोर डीएनए, इन दोनों को कंबाइंडली हम बोल देते हैं न्यू बॉडी, न्यू बॉडी भी बोल देते हैं। यदि हम डायमेंशन की बात करते हैं बच्चों, तो इसका डायमेंशन कितना है 110। यहाँ पर मैं डायमेंशन जो है यदि यहाँ पर लिखूँ बच्चों यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना डायमेंशन है, ये है 110 एंगस्ट्रॉन्ग या फिर 11 नैनोमीटर, और विड्थ जो है बच्चों ये है 6 नैनोमीटर। आई स्ट्रक्चर समझ में। न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में क्या है बच्चों, न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में हिस्टोन ऑक्टामर का कोर है जिसमें H2A, H2B, H3, H4, और ये किस फॉर्म में, डायमर के फॉर्म में। तो टोटल 8 हिस्टोन होते हैं। H1 जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, कोर डीएनए इसके ऊपर रैप होगा, लिंकर डीएनए जो है वो इनके बीच बीच में प्रेजेंट होगा। यानी ये वाला डीएनए जो बन रहा था ये था कोर डीएनए, और बीच बीच में ये क्या है बच्चों, ये है लिंकर डीएनए। कोर डीएनए जो है बच्चों इसके अंदर एग्जैक्टली बात करें तो 146 बेस पेयर होते हैं, और लिंकर डीएनए जो होता है बच्चों, कोर डीएनए जो है बच्चों ये वाला, इसके अंदर 146 बेस पेयर होंगे, और लिंकर डीएनए जो होगा बच्चों उसके अंदर अप टू 80 बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये अरेंज होते हैं, और H1 जो है वो यहाँ पर इस डीएनए को अटैच रखवाने में हेल्प करता है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन जो है बच्चों वो पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कैसा प्रोटीन होता है, हिस्टोन ऑक्टामर, इट इज बेसिक प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इस डीएनए को अपने ऊपर अटैच होने देता है, बाइंड करने देता है। ठीक है बच्चों। और लाइसिन जो है उसका अमाउंट, आर्जिनिन का अमाउंट ज़्यादा होता है हिस्टोन के अंदर, इस वजह से ये बेसिक प्रोटीन होता है। तो क्या बन गया बच्चों, ऐसा हमने जब जूम आउट करके देखा तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग ऑन बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम, और बीच बीच में जो डीएनए है वो लिंकर डीएनए होता है। डिटेल स्ट्रक्चर आपने देखी। अब इसको जूम जो है और जूम आउट करते हैं, यानी कि इसको और दूर से देख रहे बच्चों, तो क्या होता है, ये जो बीड है ये अरेंज होते हैं किस तरीके से, कुछ इस तरीके से सोलेनॉइड की फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट अरेंज होते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, अराउंड 6 जो है वो एक सर्कल के अंदर प्रेजेंट होगा, कुछ इस तरीके से। लिंकर डीएनए और हिस्टोन जो है बच्चों वो, ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से सोलेनॉइड की फॉर्म में जो है वो अरेंज होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या होगा, एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा, सोलेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। इसके डायमेंशन की बात करें बच्चों तो इसका डायमेंशन हो जाता है अराउंड 30 नैनोमीटर। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है सोलेनॉइड। क्या बन गया, सोलेनॉइड। यानी डीएनए हिस्टोन के साथ कंडेंस हुआ, और क्या बनाया इसने, न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए, फिर उसने कॉइल होकर के क्या बना दिया, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड और भी ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होकर के बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सुपर सोलेनॉइड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सुपर सोलेनॉइड के अंदर। यानी सोलेनॉइड जो है बच्चों वो इस तरीके से हाईली कॉइल्ड हो गया है, और क्या बना दिया उसने, सुपर सोलेनॉइड बना दिया। कंडेंसेशन जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, सुपर सोलेनॉइड। और ये सुपर सोलेनॉइड का डायमेंशन जो है वो कितना होता है, वो होता है अराउंड 300 नैनोमीटर। ये सुपर सोलेनॉइड जो होते हैं बच्चों वो अरेंज होते हैं किसके ऊपर, वो अरेंज होते हैं कुछ एसिडिक प्रोटीन के ऊपर। यानी यहाँ पर कुछ एसिडिक प्रोटीन होगा, और इस एसिडिक प्रोटीन के ऊपर अरेंज होंगे ये कौन, ये सुपर सोलेनॉइड जो है वो यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे, और इस तरीके से ये अरेंज होकर के क्या बना देंगे बच्चों, ये यहाँ पर इस तरीके से अरेंज होकर के, ये क्या है, ये नॉन स्टोन प्रोटीन है। नॉन स्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या अरेंज है, इस तरीके से सुपर सोलेनॉइड, और एक क्रोमेटीन मटेरियल जो, क्रोमेटीन थ्रेड जो है उसका फॉर्मेशन कर देंगे। ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है इस तरीके से क्रोमेटीन थ्रेड। क्रोमेटीन, ये क्या था, ये था सुपर सोलेनॉइड। यहाँ पर किसका रोल आ गया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का रोल आ गया।
और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन के हेल्प से क्या बन गया, सुपर क्रोमेटिन बन गया। क्रोमेटिन जो है बच्चों वही जब हाईली कंडेंस कंडीशन में होता है तो क्या बन जाता है, तो कुछ इस तरीके से वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो होगा और हाईली कंडेंस फॉर्म में क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, पेयरिंग भी हो सकती है, एक ही जगह दो भी हो सकता है, क्रोमोसोम कंडेंस होता है तब क्या होता है, प्रोफेज के अंदर डबल दो क्रोमेटिड होते हैं यहाँ पर, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, डायमेंशन हो जाएगा इसका। यदि हम बात करें क्रोमेटिन के डायमेंशन की तो ये होता है 700 नैनोमीटर और ये हो जाएगा क्रोमोसोम का डायमेंशन 1400 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, तो किस तरीके से पैकेजिंग हो रही है समझ में आ रहा है कि पहले थ्रेड था, मांझा था, फिर हमने ब्लॉक के ऊपर लपेटा, फिर उन ब्लॉक को इस तरीके से के ऊपर एक सोलेनोइड की फॉर्म में अरेंज किया और फिर कुछ हमने सपोज लकड़ी के ऐसे ब्लॉक्स लिए जिनके अंदर चैम्बर्स बने हुए थे और उन चैम्बर्स के अंदर इसे और भी हाईली कंडेंस फॉर्म में इकट्ठा कर दिया, क्या हो गया, क्रोमेटिन मटेरियल बन गया। और बच्चों यही सुपर सोलेनोइड जो है ये जो क्रोमेटिन है यही कंडेंस होकर के क्या बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है। क्रोमोसोम का डायमेंशन कितना हो जाएगा, क्रोमोसोम का डायमेंशन हो जाएगा 1400 नैनोमीटर। तो इस तरीके से हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से डीएनए की पैकेजिंग हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों किस तरीके से डीएनए पैकेज होता है वो भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय बाय।